अब वो कहाँ गई वो मंत्री, वो जो चूड़ी भेजती थी, स्मृति ईरानी जी की आप बात कर रहे हैं, कहाँ गई? जो चूड़ी भेंट कर रही थी, आज मोदी जी को भी ले जाके भेंट करना चाहिए। अगर नैतिकता जिंदा है तो ले जाके भेंट करना चाहिए। लेकिन अरे वो गुंडा मंत्री, गृह मंत्री, वो बोल रहा है ए किसानों सुधर जाओ, नहीं तो मेरा इतिहास उठा के। क्या इतिहास है? हिस्ट्री सीटर का इतिहास। मतलब तो खुलेआम हुआ ना कि गृह मंत्री बोल रहा है कि मैं गुंडा हूं, अगर सुधर जाओ, आंदोलन करना बंद करो, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करना बंद करो। आंदोलन, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, गुंडा राज बहुत ज्यादा है। उनके विकास कार्यों को जो थोड़ा अधूरे पड़े थे, जो हो गए थे, उन्हीं का पूरे 5 साल में फीता काटते रह गए। आपने कहा कि गुंडों की पार्टी, कहा माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, जिले का, तहसील का, हर थानों का गृह राज्य मंत्री का बेटा, गृह राज्य मंत्री तो लखीमपुर खीरी के ही हैं, टेनी, और टेनी का बेटा वो क्या करता है कि अन्नदाता भगवान किसान के ऊपर गाड़ी दौड़ा के चढ़ा देता है। फिल्मों में कर रही है तो टेनी को बर्खास्त करना चाहिए, उस गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, बेटे को जेल भेजना चाहिए, बेटे को पूरी जांच करके और उसको। नमस्कार, मैं हूं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लखनऊ में और मेरे साथ युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से अरविंद गिरी जी मौजूद हैं। बातचीत इनसे करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2022 का चुनाव अब एक एक दिन नज़दीक होता जा रहा है और ऐसे में जो हर पार्टी के जो आला अधिकारी हैं, जो पार्टी की जिम्मेदारी लिए हुए बैठे हैं, उनके लिए सरदर्द बढ़ता जा रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इनसाइड भारत टीवी पे। बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया अपने चैनल पे हमें बोलने के लिए। सर, पहला सवाल ये है कि अब चूंकि 22 का चुनाव बिल्कुल सर पे है, सर पे मैं ये कहूँगा कि अब चल रहा है, तैयारी आप लोग की जोरों पे चल रही है और हर पार्टी की जोरों पे चल रही है। 2017 का चुनाव जब हुआ उससे पहले आप लोग की सरकार थी, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2017 में एक मुद्दा बहुत ही जोरों से उछला कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, गुंडा राज बहुत ज़्यादा है। अभी 2022 का चुनाव है, इसमें आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश की जनता को समझाया नहीं, बहकाया। समाजवादी पार्टी ने विकास करने का काम किया था, एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया था, पुल, पुलिया, सड़क, उन्होंने इतना विकास किया कि ये पूरे 5 साल में विकास की नई नींव नहीं रख पाए। उनके विकास कार्यों को जो थोड़ा अधूरे पड़े थे, जो हो गए थे, उन्हीं का पूरे 5 साल में फीता काटते रह गए। अब सवाल इस बात का है कि आपने कहा कि गुंडों की पार्टी, कहा माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, जिले का, तहसील का, हर थानों का टॉप 10 की आप सूची जारी कर दो, प्रदेश के टॉप 10 की सूची जारी कर दो। भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा लोग उसमें आएंगे, सबसे ज़्यादा। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर दम है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री में, योगी आदित्यनाथ जी में, तो तुरंत जारी करें, जारी करना चाहिए। और हम अब जो आज चुनाव लड़ेंगे, आज चुनाव हमारा विकास मुद्दा है, हमारा अभी ये मुद्दा नहीं है। हम जाति धर्म के झगड़े में नहीं उलझना चाहते हैं। शहीद आजम भगत सिंह जी ने कहा था कि जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, सही लड़ाई से नाता जोड़ो। हमारे नेता आज कह रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, विकास से नाता जोड़ो। और उत्तर प्रदेश में जब विकास की बात होगी तो केवल एक नाम आएगा, वो समाजवादी आंदोलन के भविष्य माननीय अखिलेश यादव जी का। उन्होंने विकास का काम किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में किया है। अभी हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन के तैयार है, उसका उद्घाटन होने वाला है, उसका फीता काटने भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे। उसकी नींव रखी थी माननीय अखिलेश यादव जी ने, उसका अलाइनमेंट से लेकर के उसको इतने अच्छे से बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया, उसमें उसकी ऊंचाई कम कर दिया एक्सप्रेसवे की। आज अभी आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चले जाइए, जो उद्घाटन होगा उस पे चढ़ के चले जाइए, और अभी लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चले जाइए, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना अंतर है। भाई, आप हाइट को कम करके और कहोगे कि पैसा बचा दिए, हम भ्रष्टाचार कम कर दिए, ये कौन सी बात हुई? आप जो उन्होंने अलाइनमेंट रखा था, जो उन्होंने कहा था कि हम
इस तरह का एक्सप्रेसवे बनाएंगे, उसी तरह का उसके किसी चौड़ाई में, ऊंचाई में, किसी चीज़ में कटौती नहीं करते और उसके बाद कहते कि हम इतने कम पैसों में बना दिया, तब कहा जाता कि आप ईमानदारी की बात कर रहे हो। आप कटौती करके और फिर कहो कि हम ईमानदारी की बात कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से झूठ बोलने वाले लोग हैं। झूठ बोलते हैं, जनता को बहकाते हैं, लेकिन जनता इनको समझ चुकी है, जनता ने देख लिया। आप देखे होंगे किस तरह से इस देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा, गृह राज्य मंत्री का बेटा, अन्नदाता भगवान, अन्नदाता भगवान। आप लखीमपुर खीरी की घटना की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ गृह राज्य मंत्री का बेटा, गृह राज्य मंत्री तो लखीमपुर खीरी के ही हैं, टेनी, और टेनी का बेटा वो क्या करता है कि अन्नदाता भगवान किसान के ऊपर गाड़ी दौड़ा के चढ़ा देता है। फिल्मों में ऐसा देखने को मिला था, जमीन पे कहीं नहीं मिला था, भारत देश में ऐसा नहीं मिला था। आज़ादी के बाद ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। आज़ादी के पहले हो सकती है कि ऐसी घटना हुई होगी, वो भी नहीं हुई होगी। लेकिन इन लोगों ने, जिसको देश की सुरक्षा करने का हथियार कमान है, जिसके कमांड में पूरी पुलिस है, सीबीआई है, आईबी है, सब कुछ है, और उसी का बेटा चढ़ा दिया किसानों के ऊपर गाड़ी, रोक दिया, किसानों को मार दिया। आज तक टेनी बर्खास्त नहीं है। टेनी को बर्खास्त करना चाहिए। अगर सरकार ईमानदारी की बात कर रही है तो टेनी को बर्खास्त करना चाहिए, उस गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, बेटे को जेल भेजना चाहिए, बेटे को पूरी जांच करके और उसको जेल भेज करके उसको सजा देना चाहिए और मंत्री को तुरंत बर्खास्त करें। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक आरोप लगा था, समाजवादी पार्टी की सरकार में एक मंत्री थे राजा भैया, उनके ऊपर आरोप लगा था सीओ हत्याकांड का, मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, मंत्री पद से, और सीबीआई की पूरी जांच हो गई, जब निर्दोष पाए गए तो मंत्री बने। ऐसा क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी करती है? नैतिकता के आधार पर करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। इन्होंने तो ढोक पीटा था, पूरे देश में हल्ला किया था कि हम किसी गुंडे को नहीं रहने देंगे। अरे वो गुंडा मंत्री, गृह मंत्री, वो बोल रहा है ए किसानों सुधर जाओ नहीं तो मेरा इतिहास उठा के देखो। क्या इतिहास है? हिस्ट्री सीटर का इतिहास। मतलब तो खुलेआम हुआ ना कि गृह मंत्री बोल रहा है कि मैं गुंडा हूं, अगर सुधर जाओ, आंदोलन करना बंद करो, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करना बंद करो, आंदोलन के रास्ते पे ना जाओ, अगर आंदोलन के रास्ते पे जाओगे तो मैं गुंडा हूं, तुम्हें मार करके तुम्हें गाड़ी से कुचल दूंगा। यही तो कहा, इसीलिए तो उसका बेटा गाड़ी से कुचल दिया। ये पूरी तरह से नग्नता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। और आज भी इस देश का शासक या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में तो कोई लोक लाज लिहाज है ही नहीं है। वो कब क्या बोल दे कोई ठिकाना नहीं, वो किस नशे में रहते हैं, कब क्या कौन सी भाषा बोल दे, क्या बोलते। आपने देखा होगा किस तरह से कस्टोडियल डेथ की घटनाएं उत्तर प्रदेश 1 नंबर है घटनाओं में, उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है। आपने गोरखपुर में देखा, अगर आप लोग नहीं होते, आप लोगों ने सवाल नहीं उठाया होता मनीष गुप्ता पे, तो क्या होता? वो जो दरोगा था, वो दरोगा मुख्यमंत्री के चाहने वाले का चाहने वाला था। इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चाहने वाले का चाहने वाला था। अब चाहने वाला था तो मर्डर कर देगा, गुंडई करेगा, दबंगई करेगा, लूटेगा, फाटेगा, किसी व्यापारी को आने नहीं देगा गोरखपुर। और उसके लिए कितना नग्नता हुई। आप उठा के देखो, आगरा में अरुण वाल्मीकि को ले गए थाने में और इतना पीट दिए, मर गया, उसकी हत्या कर दिया। हाथरस में एक बेटी को, उसके साथ रेप हुआ, रेप करने के बाद क्या क्या उसके साथ कितनी प्रताड़ना हुई। और प्रताड़ना की बात सोचिए, ये कहते हैं कि हम हिंदूवादी लोग हैं। कैसे हिंदूवादी हो? किरासन का तेल फेंक करके 12 बजे रात को जला देते, गोईठा लगा करके किरासन का तेल फेंक करके जला दिया। कहते हैं हम हिंदूवादी। हिंदू सरकार की जो रीतियां हैं, हिंदू परंपरा की जो रीतियां हैं, रूढ़ियां जो रीतियां हैं, उनको पता नहीं है, ऐसे कर देते हैं। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला चुके हैं। अब देखना, आप प्रतिदिन गलती करेंगे, प्रतिदिन गलती करेंगे। उत्तर प्रदेश का जनमानस, उत्तर प्रदेश के एक एक लोग आज कहने लगे हैं, एक एक आदमी कहने लगा है कि अब समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है।
अखिलेश आ रहे हैं। महंगाई को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही थी और 2014 में बहुत अहम मुद्दा, चूँकि हम लोग भी आम लोग हैं और लगातार डेली सड़कों पे चल रहे हैं। आम लोग का मतलब कि आम लोगों के बीच में चल रहे हैं लगातार सड़कों पे, और महंगाई चरम पे है। लेकिन दिक्कत इस बात का है कि जिस महंगाई को तब का विपक्ष यानी कि 14 का विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बना चुका था, उसी महंगाई को आज उससे ज़्यादा महंगाई है। आज का विपक्ष क्या मुद्दा बनाने में पीछे है? क्या विपक्ष उस मुद्दे को उस तरह से उठा नहीं पा रहा जिस तरह से तब उठाया गया था? क्या यह मुद्दा कमज़ोर है? क्या ये आसान मुद्दा है? नहीं, देखिए, आज का विपक्ष ये जो महंगाई है उसको मुद्दा बना चुका है। ऐसा नहीं है कि उस समय का विपक्ष मजबूत था और आज का विपक्ष कमज़ोर है। आज का विपक्ष उससे मजबूत है, पूरी तरह से बात उठा चुका है। और आम जनता के मन में मुद्दा तभी तो बनाया जाता है कि आम जनता के मन में बातें चल जाए, लेकिन वो लोग ढोंग थोड़ा करते हैं, ढोंगी हैं, ढोंग करते हैं। अब वो कहाँ गई वो मंत्री, वो जो चूड़ी भेजती थी, स्मृति ईरानी जी की आप बात कर रहे हैं, कहाँ गई? जो चूड़ी भेंट कर रही थी, आज मोदी जी को भी ले जाके भेंट करना चाहिए। अगर नैतिकता जिंदा है तो ले जाके भेंट करना चाहिए, लेकिन उन लोगों के अंदर नैतिकता नहीं है, नैतिकता नहीं है, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। आज महंगाई आप उठा के देखिए, महंगाई पे हम लोगों ने आंदोलन किया था, विधानसभा पे ट्रैक्टर लेके गए थे, और ट्रैक्टर डेली जब डीजल पेट्रोल का दाम 20 दिन लगातार बढ़ा तो 20वें दिन हम लोगों ने आंदोलन किया था। पहली बार उत्तर प्रदेश में वो आंदोलन हुआ था। हम लोगों को लाठी से मार करके लहलुहान कर दिया गया, समाजवादी पार्टी के नौजवानों को लाठी से मार करके और लहलुहान कर दिया गया, हम लोगों को जेल भेज दिया गया। और हम लोग लोक भवन और विधानसभा के सामने ट्रैक्टर लेके पहुँचे थे, और ट्रैक्टर ले जा करके हम लोगों ने सांकेतिक आंदोलन करने का काम किया था। और आंदोलन लगातार महंगाई पे चल रहा है, किसान इतने दिन से धरने पे बैठे हैं। और महंगाई की स्थिति उठा के देखिए कि उस समय दाल 40 रुपया 45 रुपया थी, आज दाल 200 रुपये 250 रुपये किलो। उस समय सिलेंडर कितने का था? 450-500 का था, आज सिलेंडर 1000 के पार चला गया। पेट्रोल डीजल का दाम 50 रुपया था, 55 रुपया था, आज 100 के पार चला गया। और वो बाबा रामदेव और तमाम लोग जो थे, जो काला धन ला रहे थे, वो लोग चुप बैठे हैं। जो अपने आप को समाज सेवी कहते थे, वो लोग चुप बैठे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ के वो समर्थक समाज सेवी थे, वो लोग चुप बैठे हैं। उनको 55 रुपया पेट्रोल डीजल महंगा दिखता था, उनको 60 रुपया पेट्रोल महंगा दिखता था, लेकिन इस 100 से ऊपर गया पेट्रोल और 100 के पास गया डीजल, उनको महंगा नहीं दिख रहा है। उनको ये चीज़ दिखनी चाहिए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग थे। वो कहते थे कि पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा, नारा दिया था 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया और न कर सकते हैं। जो आदमी बात करेगा तो बात से काम नहीं होता है, काम करने के लिए उसकी मनोदशा होनी चाहिए, उसका एक हिम्मत और मनोबल होता है, उसको ज्ञान होता है, और जब ज्ञान रहेगा तब वो सरकार चलती है। आम जनता का एक मुद्दा, हर आम जनता का, हालांकि कोई भी सरकारें आती हैं तो तमाम योजनाएं आती हैं, लेकिन आम जनता का सिर्फ और सिर्फ यह मुद्दा रहता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये तीनों चीज़ें बहुत प्रमुख हैं। और बहुत आसानी से जब भी हम और आप इस तरह के डिबेट या फिर बातचीत करते हैं, इस तरह के मुद्दों पे चर्चा करते हैं, तो जैसे लगता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार बस हो गया, एक बात मुंह से निकली और वो किनारे हो गई। लेकिन असल में यही ज़मीनी मुद्दा है। एक आश्वासन चाहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, चूँकि आप समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, एक आश्वासन चाहता हूं कि इन तीनों फील्ड में, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के फील्ड में, यदि आपकी सरकार बनती है, शुभकामनाएं हैं आपको भी और तमाम पार्टियों को जो लोग मैदान में हैं। क्या हालात बेहतर होंगे यदि आपकी सरकार बनती है? तो हमारी सरकार बनेगी तो स्वास्थ्य पे भी काम होगा, शिक्षा पे भी काम होगा और रोजगार पे भी काम होगा, तीनों पे काम होगा। हमने पहले भी किया है। आप उठा करके देख लीजिए कि 102, 108 एम्बुलेंस जब चालू हुई थी तो 102 और 108 एम्बुलेंस क्या थी? गरीब आदमी के लिए, समाज के अंतिम पंक्ति के लिए, सर्वहारा के लिए वो अमृत थी 108 एम्बुलेंस। आप वह दिन याद करिए, हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग अपने घर रहते थे, रात को 12 बजे रात को लोग आते थे
और गरीब लोग आके जगाते थे। हमारे पास एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी कि हमारा बेटा बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल ले जाना है। तो बेटा बीमार पड़ा है, हॉस्पिटल ले जाना है, कोई साधन नहीं है, तब हमारे घर आते थे, हमको 12 बजे रात को जगाते थे। हम समाज सेवी और सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते उनके घर जाते थे और जाते थे, उनको उठाते थे और ले जाकर के हॉस्पिटल में इलाज कराने का काम करते थे। लेकिन जैसे ही 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने 108 और 102 एम्बुलेंस दे करके उन सभी गरीबों को सौंप दिया कि आपको किसी के दरवाजे नहीं जाना पड़ेगा, आप मोबाइल उठाइए, 108 नंबर मिलाइए, 20 मिनट में एम्बुलेंस आएगी और ले जाके हॉस्पिटल में आपको भर्ती करा देगी। हम तो 1-2 लोगों के लिए कर सकते हैं ना, उन्होंने तो पूरे प्रदेश के लिए कर दी। स्वास्थ्य की सारी सेवाओं को उन्होंने अच्छा करने का काम किया। उन्होंने अधिक से अधिक डॉक्टर पढ़ा करके और स्टूडेंट डॉक्टर बनाने का काम किया। उन्होंने सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया। उन्होंने 100 बेड, 50 बेड और PHC, CHC सबसे अधिक खोलने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो ये 5 साल की सरकार रही, ये पूरे 5 साल में स्वास्थ्य व्यवस्था को भी बिगाड़ दिया। आज तो सवाल इस बात का है कि हमने जितना एम्बुलेंस खरीदा था, आपने नई एम्बुलेंस कितनी लाया, ये बताओ ना। आप चुनाव में आ रहे हो तो जनता पूछेगी कि बलिया जिले में इतनी एम्बुलेंस समाजवादी पार्टी की सरकार ने खरीद के दिया था, तो अब वो एम्बुलेंस 10 साल हो गया, खराब हुई, उसमें कमी आई तमाम। आपने नई कितनी एम्बुलेंस दिया, सवाल इस बात का है। गोरखपुर में आपने कितना नया एम्बुलेंस दिया, सवाल इस बात का है। 108 की एम्बुलेंस आपने कितना दिया, सवाल इस बात का है। और ये लोग यह काम न करके, और नहीं तो ऊपर से देखिए कितनी बड़ी गुस्ताखी है इस देश के गृह मंत्री की, इस देश के स्वास्थ्य मंत्री की। देश का स्वास्थ्य मंत्री कहता है कि पूरे देश में ऑक्सीजन से एक भी आदमी नहीं मरा। ऑक्सीजन के अभाव में कोरोना काल में आपने देखा, तमाम वीडियो देखा, एक औरत अपने पति के मुंह में फूंक मार रही है और उसका पति मर जा रहा है। बाप के गोद में बेटा मर गया, बेटे के गोद में बाप मर गया, माँ के गोद में उसकी बेटी मर गई, उसका बेटा मर गया, उसका पति मर गया। कितनी विधवाएं, उनका सुहाग छिन गया, उनकी गोद में उनका पति मर गया, केवल ऑक्सीजन के अभाव में और हॉस्पिटल के अभाव में, बेड और बिस्तर के अभाव में मर गया, डर करके मर गया। उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं मिली, डर करके मर गया। तुम देश की पार्लियामेंट से बोल रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, उपहास उड़ा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश की एक एक जनता माफ़ करने वाली नहीं है। उस परिवार की बेवा, उस परिवार का बेटा, उस परिवार की बेटी, उस परिवार जिनके परिवारों में घटनाएं हुई हैं, जिनके परिवारों ने ये परेशानी सहा है, उनका एक एक परिवार के लोग इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बदला लेंगे और बदला वोट के रूप में लेने का काम करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और आखिरी सवाल मेरा, और यह सवाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस बात की चर्चा लगभग उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में है, हर कस्बे में है, हर गांव में है। 300 यूनिट बिजली माफ़ करने की बात तो कही गई, लेकिन जनता, उत्तर प्रदेश की जनता यह भी जानना चाहती है कि अखिलेश राज में यदि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनते हैं, CM बनते हैं, तो कितने घंटे बिजली रहेगी। इस बात की भी चर्चाएं काफ़ी तेज़ हैं। आपको एक बात मैं बता दूं, जो पिछली सरकार थी, आपकी जानकारी के लिए और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं उनको मैं बताने के लिए बात बता रहा हूं कि अखिलेश यादव जी 2017 में मुख्यमंत्री नहीं बने तो उत्तर प्रदेश 10 साल पीछे गया। अगर 2017 में वो चीफ मिनिस्टर बन जाते तो उत्तर प्रदेश आज से 10 साल आगे चला गया होता। उसका कारण मैं बता रहा हूँ। कारण क्या है? उन्होंने बिजली के क्षेत्र में काम किया। पहले आपने देखा होगा 2012 के पहले हाफ बिजली दिया जाता था, हाफ बिजली, हाफ लाइन कहा जाता था, गांव में कहा जाता था भोजपुरी में कि हाफ लाइन है लिया। वो क्या कारण था? वो कारण ये था कि ट्रांसमिशन, जो बिजली का बंटवारा था, ट्रांसमिशन की जो लाइनें थी वो बहुत जर्जर पड़ी थी, कमज़ोर पड़ी थी। जनरेशन को भी बढ़ाया माननीय अखिलेश यादव जी ने, जनरेशन को भी बढ़ाया माननीय अखिलेश यादव जी ने,
और ट्रांसमिशन को भी उन्होंने बढ़ाने का काम किया, गांव-गांव का ट्रांसमिशन सही करने का काम किया। भाई आपके पास हम जनरेशन कर दिए, ज़्यादा बिजली पैदा कर दिए, और पैदा कर दिए और एक ही साथ लाइट दे दिए, तो लाइट दे दिए तो उधर फाल्ट मार जाती थी। जब आपका ट्रांसमिशन सही नहीं रहेगा, पोल खंभे 132 केवी के 33 केवी के पावर हाउस प्लांट नहीं रहेंगे, तो कैसे आप ट्रांसमिशन कर सकते हैं। उन्होंने सुधार करने का काम किया था। उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय अग्रवाल थे, और उन्होंने जितना सुविधाएं मांगने का काम किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको देने का काम किया, और उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को ठीक करने का काम उन्हीं की देन है कि आज इतनी बिजली आ रही है। तो वो सारी देन माननीय अखिलेश यादव जी की है। आप अभी पूछ लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी मंत्री से, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए कि आपने जनरेशन 1 यूनिट भी बढ़ाया, कोई प्लांट बनाया, नया प्लांट लगाया? नहीं लगाया। कौन प्लांट है? जिसको अखिलेश यादव जी ने बनाया। हो सकता है उसका फीता काट दिया हो, अपने नया नहीं बना पाए। अगर जब वो 5 साल में इतना ज़्यादा विद्युत के पावर प्लांट लगा सकते थे और ट्रांसमिशन की लाइनें सुधार सकते थे, तो 5 साल और अवसर मिला होता तो आज कहाँ रहती विद्युत व्यवस्था। तो ये तो जनता सोच रही है, जनता समझ रही है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से 2017 तक में सुधार किया, और उन्होंने ट्रांसमिशन भी बढ़ाने का काम किया और जनरेशन भी बढ़ाने का काम किया। उनको अवसर मिलेगा तो और बढ़ा देंगे कि 24 घंटा हर जगह बिजली मिले, सबको 24 घंटा बिजली मिले और सस्ती मिले। इसके अलावा 300 यूनिट फ्री मिले, इसका भी जुगाड़ माननीय अखिलेश यादव जी कर देंगे। उनको तो बस अवसर मिलने का है, अवसर मिलेगा तो अपनी काबिलियत को सिद्ध करके उन्होंने दिखाया है और दिखाने का काम करेंगे। टिकट, अब चूंकि मैं आखिरी सवाल इसको बोल दिया था, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरे दिमाग में आ गया और उसको भी लगे हाथ पूछ लेता हूँ। टिकट को लेकर हर विधानसभा में बहुत सारा माथापच्ची है, और कई लोग, एक ही पार्टी के कई लोग चल रहे हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी के भी एक ही विधानसभा में कई लोग दावेदारी कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे एक आप लोग उसको डिसाइड करेंगे कि किस तरह से टिकट दिया जाना चाहिए, क्या है उसका कुछ मानक होगा। तो अभी चूंकि जातीय समीकरण को नकारा नहीं जा सकता है उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव में। हालांकि जब भी मैं ये सवाल पूछता हूँ किसी भी नेता से, किसी भी बड़े नेता से, तो उसको लोग नकार जाते हैं। क्या जातीय आधार पर टिकट बटेगा, या फिर जो ज़मीन से जुड़ के हर विधानसभा में काम कर रहा है उसी से, क्या मानक क्या होगा समाजवादी पार्टी का टिकट देने को लेकर? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, राज्य का भी पार्लियामेंट्री बोर्ड है और सेंट्रल का भी पार्लियामेंट्री बोर्ड है। उसमें ये तय होता है किसको दिया जाए और किसको नहीं दिया जाए। लेकिन मेरे जैसे नौजवान का ये मानना है कि माननीय अखिलेश यादव जी किसी से रिश्ता का निर्वहन नहीं करेंगे। इस बार टिकट में जो जिताऊ होगा, जो टिकाऊ होगा, उसको ज़रूर अवसर देंगे। और वो इतने टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण हैं कि वो सब सर्वे करा चुके हैं, उनको पूरी जानकारी है कहाँ कौन है। एक एक मुजवानी एक एक उंगली पे याद है। किसी विधानसभा को पूछेंगे 10 नेताओं का नाम बता देंगे वो, और वो जानकारी भी बता देंगे कि ये इतना मजबूत है, ये इतना मजबूत है। तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है, मेरा मानना है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है। वो उनका सूचना तंत्र बहुत मजबूत है, एक एक आदमी को वो जानते हैं। वो विजय रथ यात्रा लेकर के चल रहे हैं, उसमें ताकत भी देख ले रहे हैं, और पूरी तरह से वो टिकट बांटने में किसी भी संबंध का निर्वहन न करते हुए मुझे उम्मीद है कि वो जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इनसाइड भारत टीवी से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। बहुत तो आप थे युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से अरविंद गिरी जी। बाकी इनसाइड भारत टीवी आप देख रहे थे, और मैं फिर से वही बात कहूँगा कि 2022 का चुनाव, ज़मीनी हकीकत, मुद्दों, क्या मुद्दा होगा, जनता का मुद्दा क्या होगा, क्योंकि नेताजी लोग तो हमेशा बोलते रहते हैं, 5 साल बोलते रहते हैं। ये वक्त है जनता के मुद्दों को नेताजी लोगों तक पहुंचाने का और जनता की आवाज़ बनने का, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ इनसाइड भारत टीवी पे मिलेगा। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अश्विनी वर्मा, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद।